अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू द वेरी स्पेशल एपिसोड। स्पेशल इसलिए है कि आज का अल्हम्दुलिल्लाह ये पहला पॉडकास्ट एपिसोड है और खाकी प्रोडक्शन पे आप ये पॉडकास्ट देख रहे हैं। देन हमारी कोशिश ये है कि नेक्स्ट हम आगे भी आपके लिए जो पॉडकास्ट लेके आएंगे वो आपके लिए इंतहाई मुफीद साबित हो। मुफीद से मुराद ये है कि एक पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचनी चाहिए और इसमें क्रिटिकल थिंकिंग भी है और भी बहुत सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। खैर आपको मजीद पॉडकास्ट में पता चलेगा। आज का जो एपिसोड है वो इंतहाई स्पेशल है, उसकी वजह हमारे स्पेशल गेस्ट है। तो मैं अपने गेस्ट के बारे में आपको बता दूं। केपी के इलाके डेर इसमें खान से इनका ताल्लुक है और केपी में ओवरऑल पाकिस्तान में इनका सहाफ़ती लिहाज से, सहाफ़ती एतबार से एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस भी है। और मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट जनाब अदर शाह साहब। कैसे हैं? शुक्रिया सर। खैरियत से हैं? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। आज बड़े आप से बाद आपसे मुलाकात हुई जी जी और वो बिल्कुल। भी आज इत्तेफाक से सेट पे ही हो गई है। इसमें कोई शक नहीं है तैमूर भाई, सबसे पहले तो मैं आपका मशहूर हूँ कि आज आपने पहले ही अपने प्रोग्राम में मुझे मदऊ किया है, तो जिसके लिए मैं आपका मशहूर हूँ। ये मेरे लिए फ़ख्र की बात है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि मैं टू द पॉइंट थोड़ा सा जाना चाहूँगा। कैजुअल डिस्कस तो हम बीच में करते रहेंगे, लेकिन अगेन जो सबसे इम्पोर्टेंट इशू है उस पर बात करना चाहेंगे। इस वक्त वज़ीर साहब भी आपके शहर से, गवर्नर साहब भी आपके शहर से हैं, आईजी साहब भी गालिबन आपके शहर से हैं। और लेकिन उसके बावजूद जब इतनी अथॉरिटीज़, इतनी एग्जेक्टिव पोस्ट आपके शहर के पास हैं, ख़ास तौर पे अगर बात की जाए डेर इस्माइल खान की, तो उसके बावजूद यहाँ पे क्राइम में भी दिन ब दिन इजाफा होता चला जा रहा है और लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। आप गिरदोनवाह की तरफ तो विज़िट कर ही नहीं सकते, यानी कि एक शहर का टुकड़ा जो है वो आपके पास है जिसमें आप रात 10-11 तक घूमते हैं। उससे पहले अगर इससे भी लेट होते हैं तो आप मगरिब के बाद किसी दूसरे एरिया में सफ़र नहीं कर सकते। क्या लगता है कि इतनी एग्जेक्टिव पोस्ट होने के बाद जो क्राइम है उस पे या दहशतगर्दी है उस पे काबू क्यों नहीं पाया जा तैमूर भाई देखिए, पहली बात तो ये है कि जैसे आपने फरमाया है कि वज़ीर आला भी इसी शहर से हैं, गवर्नर भी इसी शहर से हैं, और दूसरा आपने आईजी के मुतल्लिक़ है तो आईजी जो है वो तब्दील हो चुके हैं। रहा? तब्दील हो अब नए थैंक यू सो मच आईजी फॉर यहाँ पे आपने चलिए करेक्ट कर दिया। ओके। तो जहाँ एक वक्त तक, तक तो थे मेरे ख्याल, इससे पहले हाँ थे। जी जी, इससे पहले से, ठीक। तो जहाँ तक आपकी अमन अमान के हवाले से बात है, तो अमन अमान की हालत जो है वो इंतहाई ख़राब है, इसमें कोई शक नहीं है। अ, मैं आपको अब ये बता सकता हूँ कि यहाँ जो अमन अमान के हवाले से हमारे सामने जो दावे किए जाते हैं, गवर्नर की साहब की जानिब से भी बाज़ दफ़ा ऐसे पाए हैं कि इंशाल्लाह लॉ एंड ऑर्डर पे हम काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी तरह वज़ीर आला साहब की जानिब से भी ये चीज़ें सामने आ रही हैं, और साबका जो आईजी थे उनकी तरफ से भी ये बातें कही जाती थी। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर हकीकत में अगर आप देखें तो लॉ एंड ऑर्डर जो है वो बहुत ही इस वक्त गंभीर शक्ल इख्तियार कर चुका है। जहाँ तक आप ये फरमा रहे हैं कि ये इन तीनों का ताल्लुक, तो दो का ताल्लुक तो ऐसा है कि वो हमारे एक इलाका है तहसील कुलाची, जहाँ आप देख सकते हैं कि शरपसंदों की, जैसे वो कहते हैं कि एक अमाजगाह सी बनी हुई है। तो वहाँ पे अगर ये काबू पाने के लिए कोशिशें की जाएं तो लॉ एंड ऑर्डर में काफ़ी हद तक जो है हम उसको बेहतर बनाने में हमें मदद मिल सकती है। खसूसन हमारे जो वज़ीर आला साहब हैं उनका तल्लक भी उसी ही तहसील कुलाची से है, जो गढ़ है आप जो बता रहे हैं। इस वक्त जहाँ कहा जाता है कि इस वक्त शरपसंद जो है वो एक तादाद, मखसूस तादाद है, या उसको आप ज़्यादा भी कह सकते हैं। लेकिन बात यह है कि वहाँ जो भी, अगर आप किसी भी शहर से ये बात करें तो वो आपको यही कहेगा कि कुलाची जो है वो इस वक्त जो है वहाँ पे जो शरपसंद हैं वो उनकी अमाजगाह है। तो अगर हम इस कुलाची शहर पे अगर हम कंट्रोल पा लेते हैं, हमारे वो जो जान और माल की हिफाजत के लिए कायम इदारे हैं, अगर वो इस पे कंट्रोल पा लेते हैं तो ये जो मुश्किल हालात हैं इस वक्त डी खान में लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से, तो ओवरऑल इसमें केपीके की बात कर लें तो ओवरऑल बेड़ा गर्क है ना मेरा ख्याल है लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। देखिए जी, वो इसमें कोई शक नहीं है कि कुछ क्योंकि इलाके आप ऐसे लकी के भी हैं। बारे में भी सुनते रहे हैं, वहाँ पे पुलिस के लोगों ने एहतजाज किया था बिल्कुल और जी उसके बिल्कुल। साथ साथ बलून की सूरत हाल भी आपके सामने थी। तो ये जो पूरा केपीके है ये मुतासर है ना। इसमें कोई शक नहीं है जी, केपी के इस वक्त जो है वो जिसे कहते हैं ना कि दहशत गर्दी मुतासरा इलाके, तो ये केपी के को आप वो दहशत गर्दी मुतासरा सूबा कह सकते हैं। कुरम में भी सूरत हाल आपके बिल्कुल सामने जी, थी, तो इसमें कोई वज़ीर आला शक साहब नहीं। के लोग बड़े खफा थे।
اچھا، ریسنٹلی میں نے گورنر صاحب کا جب پوڈ کاسٹ ریکارڈ کیا تھا، ان کے انٹرویو میں انہوں نے ان سے یہی سوال پوچھا تھا جو ابھی آپ سے پوچھا ہے، تو انہوں نے ایک ہی جواب دیا کہ جی ہمارے پاس تو پاورز نہیں ہیں، یہ سی ایم صاحب کو چاہیے کہ وہ جتنے بھی بڑے افسر ہیں جو ان کے اسلام آباد یا پشاور میں بیٹھے ہیں ان کو اکٹھا کر کے ان سے پوچھیں نا کہ یہ دہشت گردی کیوں ہے. ان کے پاس ایک ہی جواب ہے گورنر صاحب کے پاس. تو گورنر صاحب کو اس بات سے اس لیے ہم لوگ مائنس کر رہے ہیں کیونکہ ان کے پاس ایک ہی جواب ہے کہ جی ہمارے پاس تو پاورز ہی نہیں ہے، ہمارے پاس تو اختیارات نہیں. تو یہ سارا بلیم سی ایم صاحب پر جاتا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اسی شہر کے ہوتے ہوئے وہ ان چیزوں کو کیوں سیریسلی نہیں رہے، یا اس شہر کے لوگوں کی ان کو ٹینشن نہیں ہے، یا وجہ کیا ہے؟ لوگ تو پولیٹیکلی بھی اپنے کو آپ کو اسٹرانگ کرنے کے لیے چیزوں کو بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یہاں تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا. کیا لگتا ہے آپ کو اس بات؟ دیکھیے جی تیمور بھائی، بات یہ ہے کہ جیسے آپ فرما رہے ہیں نا گورنر صاحب، تو یہ ریاستی جو ہماری ریاستی ہے، عوامی جان و مال کا تحفظ جو ہے وہ ریاست کی ذمہ داری ہے. تو جہاں تک گورنر صاحب کا تعلق ہے تو وہ مرکز سے وہ رابطہ ہے ان کا. اسی طرح اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ 18ویں آئینی ترمیم کے بعد یہ جو ذمہ داری ہے یہ وزیر اعلیٰ پہ عائد ہوتی ہے. اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے، کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن جہاں تک اگر عوامی جان و مال کے تحفظ کی بات آ جاتی ہے تو اس میں یہ تمام جو مقتدر حلقے ہیں، جیسے گورنر صاحب ہو گئے، وزیر اعلیٰ صاحب ہو گئے، یا ہمارے آپ مرکز ہو گیا، یہ ان سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس ایسے حالات پر قابو پانے کے لیے مل بیٹھ کر کوئی ایسا لائحہ عمل اختیار کریں جس سے لوگوں کو یہ احساس ہو کہ واقعی یہ جو ذمہ داریاں ہیں جس نے بھی ادا کرنی ہے تو وہ اپنی ذمہ داریوں کو نبھانے کے لیے وہ اپنی طرف سے کوشش کر رہا ہے. لیکن نظر نہیں آتا ایسا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ چونکہ سیاسی مخالفت ہے ان کی آپس میں. گورنر صاحب ہو گئے تو وہ پیپلز پارٹی سے ہیں، اور وزیر اعلیٰ صاحب اگر یہ بات کی جائے تو وہ ہیں اپنا پی ٹی آئی سے. تو ان کی سیاسی مخالفت کی وجہ سے وہ جو عام شہری ہیں وہ ہر حوالے سے متاثر ہو رہے ہیں. نہیں، آپ نے بالکل ٹھیک بات کی ہے. میں اگین ان سے بھی سوال بھی پوچھنا چاہ رہا تھا. اگین آپ سے بھی تھوڑا سا میں، آپ اس کو سیکریٹ انفارمیشن سمجھ لیں یا کچھ بھی، میرا سوال یہ ہے کہ وہ کم سے کم اپنی سیاست کو ہی چمکانے کے لیے یہ چیزیں کیوں نہیں کر رہے، اس چیز پہ مطلب کیوں بہتری نہیں آ رہی. اوور آل اگر آپ کے شہر کا یا کے پی کے اسٹرکچر کو بھی دیکھ لیں تو وہ لوگ کمپیئر کرتے ہیں اکثر لوگ کہ یار پنجاب سے بہت پیچھے ہے، اور ایگزیکٹلی ہے بھی، صحیح نظر بھی آ رہا ہے. تو کیوں ہے یہ، اس پہ خاص طور پہ یہ کیوں متاثر ہے پورا صوبہ؟ تیمور بھائی، جہاں تک آپ نے متاثر ہونے کی بات کی ہے تو میں نے آپ سے پہلے بھی یہی اگین میں آپ کو یہی کہوں گا کہ یہ جو سیاسی وہ جو پوائنٹ سکورنگ ہوتی ہے نا، تو یہ سیاسی پوائنٹ سکورنگ وہ کی جا رہی ہے. کیا لگتا ہے پھر یہ اینڈ پہ جا کے چیزوں کو بہتر کریں گے؟ جیسے اکثر بظاہر ایسا نہیں لگتا، بظاہر ایسا اچھا نہیں لگتا. اکثر تو ایسا ہوتا ہے نا کہ لاسٹ جا کے جی اب الیکشن ہونا تو اس سے 4 مہینے سال پہلے جی چیزوں کو بہتر کر لیا تو جاتے جاتے میری اسٹرانگ ہو جائے. ایسا ہو سکتا ہے یا نہیں؟ فی الحال نہیں، خاموشی ایسے رہے گی. سیاسی معاملات تو ہو سکتے ہیں، لیکن اس قسم کے جو حالات ہیں یہ جو ہے نا، چاہے وہ آپ کو شروعات میں کہہ لیں یا اس کو آخر میں لے کے جائیں، لیکن یہ بہتر نہیں ہو سکتے جب تک یہ قوتیں مل بیٹھ کر ایک ہی لائحہ عمل اختیار نہیں کریں گی کہ ہم نے جو عوامی جان و مال کا جو تحفظ ہے ہم نے ہی یقینی بنانا ہے، انہوں نے ہی یقینی بنانا ہے. تو جب تک یہ مل بیٹھ کر کوئی ایسا لائحہ عمل اختیار نہیں کریں گے، بظاہر ایسا نظر آتا ہے کہ یہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ اسی طرح ہی رہے. اگر لا اینڈ آرڈر کے علاوہ بات کریں اکانومی کے حوالے سے، اکانومی کافی زیادہ متاثر ہو رہی ہے. ڈفرینٹ جو کنٹریز ہیں، اب جیسے سوئٹزرلینڈ ہے یا تھائی لینڈ ہے، ان کی ٹوٹل جو اکانومی ہے وہ ٹورزم پہ سروائیو کرتی ہے، اور چائنا ہے وہ انڈسٹری کے اوپر ان کی اکانومی سروائیو کرتی ہے. ہماری جو اکانومی ہے وہ ایڈس کے اوپر سروائیو کرتی ہے. ٹھیک ہے، ہمارا ملک ایڈس پہ چلتا ہے، قرضے پہ چلتا ہے. اور اسی طرح آپ کو کیا لگتا ہے کہ چونکہ ہماری جو اکانومی کیا اس وقت بیڑا گھر ہو چکا ہے، ہمارا ملک کس طرف جا رہا ہے؟ کیا لگتا ہے کوئی بہتری آ سکتی ہے؟ دیکھیے جی، بہتری لائی جا سکتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. بہتری لانے کے بھی کچھ اشکال ہیں. پہلی شکل تو یہ ہے کہ یہ جو ہمارے حکمران ہیں ان کو لوگوں کی مشکلات کو پیش نظر رکھتے ہوئے ایسا لائحہ عمل اختیار کرنا ہوگا، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کرنا چاہیے کہ نہ صرف ہماری اکانومی کی طرف وہ بھرپور توجہ دیں، بلکہ
लोगों के मयार ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए भी वो अपना अपना किरदार अदा करें। मैं आपको बात ये करूँगा कि जैसे हम ये देखते हैं अपना इलेक्शन के दिनों में, अब बात है तो थोड़ी सी कड़वी सी, लेकिन बात है हकीकत। अब ये देखें कि हम नुमाइंदा जो लाते हैं, वो जो हमारा असम्बलियों तक जिसको हम रसाई अ, मुमकिन बनाते हैं जिनकी, तो हम ये नहीं देखते कि उसका सियासी बैकग्राउंड क्या है, उसका क्या वो वाकई आम उसकी शहरियों नीयत के, कैसी है? हाँ आम शहरियों असल से है। असल चीज़ तो नीयत है ना। असल बात ये है, हम ये देखते हैं कि नहीं जी, हम चूंकि हमारे जो ज्यादातर जो हमारे वो एक तो होता है ना मजहब की तरफ, जो जैसे मजहबी जनूनी आप कहते हैं, इसी तरह बाज लोग जो है वो सियासी जनूनी है। वो जुनून की हद तक वो फिर ये नहीं देखते कि आगे जाके इन्होंने क्या करना है क्या नहीं करना है हमारे लिए, या क्या क्या कर सकते हैं, ये नहीं सोचते। बस उनके जहन एक ही चीज पे वो फोकस होता है कि जी मैंने फलां पार्टी को सपोर्ट करना है और फलां कैंडिडेट को मैंने असेंबली तक रसाई देनी। हम मोस्टली तो पीटीआई की बात कर लें ना, ज़्यादा तो लोग उसी हवाले से ज़्यादा जुनूनियत में है ना। जैसे आप कह रहे हैं यूथ की अगर बात करें, तो वो ज़्यादा उनका फोकस इस जमात की तरफ ज़्यादा है। बिल्कुल जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है जी। बात ये तो है फिर कि लोग वही बात है ना, लोग कहते हैं कि जी ये पीटीआई पे तनकीद करते हैं तो लोग बड़ी नफरत का इजहार करते हैं, जबकि इस बात का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। मीडिया का इस बात से कोई ताल्लुक नहीं कुछ है कि जी आप इसके ऊपर बात करते हैं मुखालफत की, तो मुखालफत की बात हमेशा उसी के लिए होती है जिससे सबको मोहब्बत होती है। आ, अब एक चीज़ बड़ी क्लियर है कि आप इमरान खान से मोहब्बत करते हैं ना, तो इसलिए उसके बारे में ही कड़वे सवाल हो जाए ना। आप नवाज शरीफ से तो मोहब्बत नहीं करते, उनको तो कोई वोट देने को तैयार नहीं है, वो तो उससे तो लोग मोहब्बत नहीं करते ना। जिससे मोहब्बत करते हैं उसके बारे में हम सवाल, उसकी कुछ चीज़ें आपके सामने लाएंगे, जबकि मकसद यही है। तो इसलिए लोग सिर्फ समझते हैं कि अगर आप सिर्फ उसी की बात कर रहे हैं या पीटीआई के बारे में बात कर रहे हैं, तो लगता है कि जी आप उसके मुखालिफ हैं, जबकि ऐसा होता कुछ नहीं है। आप इस बारे में बेहतर जानते हैं। अच्छा ये बताएं, थोड़ी सी बातें क्रिटिकल काफ़ी ज़्यादा हो गई हैं, और अक्सर लोग कहते हैं जी कि टीवी पे लोग आते हैं, मीडिया पे आते हैं, और क्राइम की और बड़ी मायूस किस्म की बातें करके भाग जाते हैं, तो थोड़ा टॉपिक को चेंज कर लेते हैं। शाह साहब कोई ऐसा एक्सपीरियंस बताया इंटरव्यू के हवाले से, कोई ऐसा इंटरव्यू आपने किया हो जो यादगार रहा हो, अभी तक याद हो कि जी मैंने ये किया था और उसमें ये इंसिडेंट हो गया? जी इंटरव्यू तो काफी किए हैं, मैंने भी किए हैं। नहीं, कोई ऐसा जो याद रहा हो अभी तक कि मैंने वो किया था, और उसमें कुछ ऐसा कुछ मज़े की दिलचस्प चीज़ अगर आप सुनाना चाहें, कोई वाकया इस तरीके का। तैमूर भाई कोई ऐसा इत्तेफाक तो नहीं हुआ, हम्म, तो चंद एक है, मैं नाम लिए बगैर कहूँगा ठीक। कि कुछ ऐसे सवालात थे जो कि मैंने आपको अब क्या बताऊँ कि डीपीओ साहबान थे, तो मैंने कुछ ऐसे कुछ सवालात किए थे, तो थोड़ा सा वो उन्होंने इजहार नाराज़गी भी किया था, अच्छा, और बाद में मुझे कहा गया था कि आपको ये सवाल नहीं करना चाहिए। तो मैंने उन्हें कहा था कि बीइंग ए अच्छा नहीं करना जर्नलिस्ट, चाहिए, क्या हाँ, सवाल था? सवाल तो तो बता सकते अब मैंने एक कुराशी के हवाले से बात की थी डीपीओ साहब से, ये मौजूदा डीपीओ इससे कबल थे डीपीओ साहब। तो मैंने उनसे यही कहा था कि मैंने कहा कुराची एक छोटा सा शहर है, अगर इसके आप इसको कंट्रोल कर लेते हैं, ये उस वक्त की मैं बात कर रहा हूँ जब डी खान में दहशतगर्दी अरूज पर थी। हैं। अच्छा। बिल्कुल ऐसे था कि जहन यूं आप समझ लें कि जहन ये तस्लीम करता कि अभी कुछ हो जाएगा और अभी कुछ हो जाएगा। तो इस वजह से मैंने, तो उनका ये जवाब था, उन्होंने मुझे ये कहा था, तो फिर हम क्या कर सकते हैं, क्या हम एक दीवार दे दें, ओह, कुलाची के आगे एक दीवार खड़ी कर ये दें। बजाय क्राइम कंट्रोल करने के तो उनका, दीवार देने की बात हुई। तो उनकी ये बात थी, तो ये थोड़ा सा मुझे अजीब भी लगा था, लेकिन क्या कर सकते थे बहरहाल। तो ये ये बड़ा मायूस कुन जवाब नहीं है वैसे, ये तो डिप्रेस ज़ाहिर करने वाला बात है जवाब है, जी, आवाम को भी मायूस करने वाला जवाब है। ज़ाहिर बात है, इसमें कोई शक नहीं है। मतलब ये है कि इस जवाब मायूस से तो ये लगता है वो खुद भी ये समझ रहे होंगे शायद कि हर चीज़ हमारे हाथ से अब निकल गई है। अ, उस वक्त ऐसा ही लगता था, ऐसा ही था, इसमें कोई शक नहीं है। मैं आपको एक मज़े का वाक़या सुनाता हूँ। मैं एक इंटरव्यू कर रहा था और मुझे चांस मिला था बड़ी मुश्किल से मीडिया में। उस वक़्त दरवाज़ा कोई नहीं खोलता था मेरे आगे, चौकीदार खड़ा होता था ना बाहर जाने के, दरवाज़ा भी नहीं खोलता था कि चल जा बाहर क्या करें, इस टाइप की सिचुएशन। तो किसी तरह मेहनत करके और लोगों से बातचीत करके रेफरेंस रढ़ा के मुझे ये एक चैनल पे लाइव का बोला गया। वो उस टाइम इमरान खान साहब ने एक लोगों को खाना देने के हवाले से वो जो गाड़ियाँ फिरती थी उनकी, मुझे उनके प्रोग्राम का नाम भूल गया, कोई भूखा ना सोएगा उनका वो टाइटल था। कि जी गाड़ी आती है, वो
खाना तकसीम करती है 100 लोगों में 150 लोग, तो कोई भूखा ना सोए, वो उनका टाइटल था। और वो उन्होंने कहा था कि वो गाड़ी आके रुकेगी, आपने उस गाड़ी में जाना है, खाने की क्वालिटी चेक करके बतानी है लोगों को लाइव, और बाहर जो लोग खड़े हैं उनके ज़रा व्यू ले लेना है कि जी आपको खाना कैसा मिल रहा है, कैसा मिल रहा है क्या। तो मैं शुरू हो गया, माइक पकड़ा, मैं चंद का नाम ही लिया। मैं जैसे उस वैन के अंदर गया तो मैंने देखा कि दाल रोटी थी। तो दाल और रोटी जो थी उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, नो डाउट। वो शायद, मुझे नहीं पता कि पहले दिन अच्छी थी या आगे भी मेंटेन रही, लेकिन उस दिन मुझे बहुत अच्छी लगी। तो वो जो दाल की एक खुशबू थी बड़ी प्यारी थी, ताज़ा थी, रोटी थी वो भी बड़ी ताज़ा थी। तो वैन के दरमियान में एक विंडो लगी हुई है, उसमें लोग लाइन लगा के खड़े हैं और रोटी डाल रहे हैं। अच्छा, मैंने वो किया शुरू, और मैं बड़े कॉन्फिडेंस के साथ, बड़ी मेहनत के साथ और बड़ी एफर्ट के साथ, तो आधा घंटा कंप्लीट होने के बाद जब हम लोग ऑफिस गए, तो वहाँ जाके जी प्रोड्यूसर ने बोला कि हाँ जी ज़रा चेक करें आपने क्या किया। तो एलईडी लगी हुई थी, अभी जैसे लगी हुई थी, तो उन्होंने प्ले किया तो शुरू में आवाज़ नहीं, जब मैंने वो किया। अब मेरा वो ऑडिशन समझ लें, आपके आपको रखेंगे तब जब आप ये काम अच्छा करोगे, आवाज़ नहीं। तो उन्होंने कहा जी रिमोट लेके आओ। वो रिमोट लेके आए उन्होंने, रिमोट से जो है वो वॉल्यूम अप फुल किया, वो तो 100 पे चला गया आवाज़। 30 मिनट की रिकॉर्डिंग हुई है, माइक का बटन बंद था, और वो लाइव चला हुआ। अब मेरी टांगें कांप रही हैं कि ये प्रोड्यूसर अब या मुझे कुछ चीज़ उठा के मारेगा। अब लाइव डिलीट भी नहीं होता आधे घंटे से पहले, उस टाइम आप पता नहीं क्या पता ये क्या करेगा मेरे साथ। खैर उसने फिर वो उनकी जो टेक्निकल टीम थी उनको बोला कि यार ये नया था, आपने इनको गाइड नहीं किया या माइक आपने ऑन करके नहीं दिया। तो वो एक बड़ा मेमोरेबल मोमेंट था जो मुझे याद रहा। अच्छा सर, और बताएं, मकामी सहाफ़त के हवाले से इस वक्त सहाफ़ती स्टैंडर्ड आप कहाँ देखते हैं, क्या लगता है आपको, लोग प्रोफेशनल काम कर रहे अ, इसमें कोई शक नहीं है कि डे खान में भी सहाफ़त जो है वो एक जैसे कहते हैं ना, जैसे जब से ये सोशल मीडिया आया है तो सहाफ़त जो है वो आम से हाथों में चली गई है। हैं? मुझे एक बात बताएं, वैसे मुझे याद आ गई है, ये आप टीवी या न्यूज़पेपर वाले सोशल मीडिया के इतने खिलाफ क्यों हैं? नहीं, ये सोशल मीडिया के खिलाफ नहीं है। मैंने अक्सर नहीं, तनकीद जब की है। मैं आपको बताता हूँ। बात ये है कि ये कुछ छोटा सा मोबाइल फ़ोन लिया, ठीक है। एक माइक पकड़ा ठीक है। और वो आके, अब उन्हें नहीं, ये ये बुरी बात पता तो नहीं। नहीं है ना सर, नहीं, इसमें मतलब अगर वो बात कोई शक नहीं, इसमें कोई शक नहीं है, बुरी बात नहीं है। लेकिन बात ये है कि कुछ सहाफ़ती आदाब होते हैं, ठीक है। कुछ सहाफ़ती वो क्या कहते हैं लैंग्वेज भी होती है, तो इससे भी थोड़ा-सा उनको जो है ना वो पहले। जर्नलिज्म एथिक्स हाँ, बेसिकली हाँ, सीखना बिल्कुल ज़रूरी जी, है, हाँ, आप ये ये कह रहे हैं। हाँ, जी, जी, मतलब अगर बिल्कुल। आपने ये माइक या साउंड वाला हाँ। काम करना ही है, सोशल मीडिया यूज़ करना है, तो मतलब ये कि आपको एटलीस्ट जर्नलिज्म के एथिक्स सीखने चाहिए। नहीं, जर्नलिज़्म तो मेरे ख़्याल में जर्नलिज्म के एथिक्स सीखना ज़रूरी है, ये ज़रूरी ये है। ज़रूरी है। कम अज़ कम देखें जी, बात ये है कि खुदा न करे कि कोई ऐसी बात जिससे मज़हबी वो इंतशार फैलने का लोगों खदशा के हो, सेंटिमेंट्स या खराब हो जाए। मुल्क को जो है ना नुकसान पहुँचने का खदशा हो, या हमारे पाक फ़ौज के खिलाफ कोई ऐसी बात जा रही हो, या हमारी पाक पुलिस के खिलाफ कोई ऐसी बात जा रही हो, तो थोड़ा-सा ये एहतियात की ज़रूरत है। मतलब थोड़ा सा सीख के फिर आए। ज़ाहिर बात है उनको थोड़ा-सा कम से कम वो जो सहाफ़ती मयार होता है, तो उसकी अल-बे से तो उसको उनको वाक़फ़ियत होनी है, चाहिए। चूंकि आप सीनियर हैं काफ़ी अरसे से, सालों से, अब तक शायद समझाता भी नहीं होंगे तब से आप लिख रहे हैं। तो मीडिया में जो बदलाव आए हैं, न्यूज़पेपर था, लोग कॉलम्स लिखते थे, उसके बाद थोड़ा सा ये पीटीवी आया था, फिर उसके बाद ये न्यूज़ में कन्वर्ट हुआ और प्राइवेट चैनल्स आ गए। फिर अब ये सोशल मीडिया, ये डिजिटल मीडिया पे कन्वर्ट हो गई है ये सारी कम्युनिटी या पूरी इंडस्ट्री। तो क्या लगता है कि अब जैसे अक्सर तो लोग ये तनकीद करते हैं कि जी नहीं होना चाहिए सोशल मीडिया, ये क्या चीज़ है, हमें नहीं समझ आती। आपको इस वक्त जो सोशल मीडिया पे जर्नलिज्म के हवाले से काम हो रहा है वो ठीक हो रहा जहाँ तक आपकी बात है सोशल मीडिया की, और जैसे आपने दूसरी बात की जर्नलिज़्म की, तो ज़ाहिर बात है यहाँ पे भी मैं तो ये कहूँगा कि जो हमारे सोशल मीडिया जो इस्तेमाल कर रहे हैं, जो दोस्त भी उनको वो सहाफ़ती रंग में पेश कर रहे हैं, तो थोड़ा-सा उनके लिए जो है ना वो जो हमारे सहाफ़ती अक़दार होते हैं, उनको फ़ॉलो करना चाहिए। अगर वो ये फ़ॉलो करेंगे, वो थोड़ा-सा इनके मुतालिक अगर उनको आगाही होगी, तो ये बेहतर होगा है। उनके तो लिए। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि वो जो सहाफ़ती आदाब तो अपनी जगह है, तो वो उस लिहाज से बनाए गए थे कि ये टीवी के लिए सूटेबल है, तो सोशल मीडिया के लिए सूटेबल ना हो गया।
नहीं नहीं, मेरे ख्याल में कोई ऐसी बात नहीं है। ये सोशल मीडिया भी देखें जी, सोशल मीडिया तो अब ऐसी चीज़ है कि हर बंदा जो तकरीबन जो है वो, आप देख सकते हैं कि उसके हाथ में मोबाइल है, और वो सोशल मीडिया से जो है ना वो मुस्तफ़ीद भी हो रहा है। वो उसको वो पल पल की वो खबरों से भी मुस्तफ़ीद हो रहा है, हालात से भी मुस्तफ़ीद हो रहा है। तो अगर हम कोशिश करें कि लोगों बेहतर को, काम कर हाँ, सकते बेहतर काम कर सकते हैं। हैं क्या? अच्छा, मोस्टली फ़र्क क्या देखा है आपने आज से 10 साल या 20 साल पहले का, या 20 साल कह लेते हैं, ऑलमोस्ट 2 डेकेड्स, 20 साल पहले से और अब जो मीडिया में सबसे बड़ा फ़र्क क्या है? क्या लगता है मेजर डिफरेंस क्या है? जो सबसे बड़े फ़र्क की बात कर रहे हैं ना सर, पहले पहले आप शुरुआत में देखें जब प्रिंट मीडिया का दौर था, तो प्रिंट मीडिया में एक ठहराव था, एक खबर थी, वो इंतज़ार होता था लोगों को कि यार ये वाक़या हो गया है। वो उस वक़्त तो चूँकि ये सोशल मीडिया नहीं था, ज़्यादा नहीं था, तो एक लोगों को ये जो ये तो पता चल जाता था कि यार कोई ना कोई खुदा न ख़ास्ता कोई ऐसा वाक़या हो गया है, तो लोगों को एक इंतज़ार होता था। तो उस हवाले से वो एक टाइम होता था एक सहाफ़ी के पास, वो खबर को बनाने का, वेरीफ़ाई करने का हाँ, टाइम। उसको वेरीफ़ाई करने का, उसमें से वो ऐसी चीज़ें उसके पास इतना टाइम होता था कि वो ऐसा मवाद जो कि मुनासिब नहीं होता था, तो वो उसे निकाल के वो ऐसी खबर पेश करते थे जिससे जो है लोगों को आगाही भी होती थी, उनको वो खबरियत भी मिल जाती थी। अब चूँकि सोशल मीडिया आ गया तो लाइव पकड़ा दिया जी, वो लाइव कर रहे हैं, वो लाइव कर रहे हैं, जो मुँह में आए ऐसी भी वीडियोज़ आ रही होती हैं जो आप देख नहीं सकते। देख नहीं तो सकते। ये बात आपकी ठीक है कि आज चूँकि आगे से आगे बढ़ने की दौड़ है ना, हाँ, तो दौड़ सबसे पहले से पहले की दौड़ है, तो है। उसमें ये चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है कि जी अच्छा और बुरा, या सच और झूठ क्या है। जैसे कि एक जर्नलिस्ट आपके टाइम पे उसके पास टाइम होता था कि वो न्यूज़ उसको मिली है, फिर उसको वेरीफ़ाई कर रहा है, फिर उसका डेटा इकट्ठा कर रहा है, फिर उसको जी, वो नशर कर रहा है, या वो छाप रहा है, या वो चला रहा है। तो वो एक ऑथेंटिक न्यूज़ एक आम शहरी तक पहुँची। बिल्कुल जी। अब चूँकि दौड़ ज़्यादा है ना, कॉम्पिटिशन ज़्यादा है, तो खबर सच्ची है, झूठी है और वीडियो चलाने के लायक है, नहीं है, चढ़ा लो। तो ये एक बहुत बड़ा यहाँ फ़र्क ये, आपने बताया हाँ, यार। तो इस पे जो है ना थोड़ा-सा आपको भी ज़रूरत है, मुझे भी ज़रूरत है, हमारे जैसे सीनियर हैं, उनको भी ज़रूरत है कि लोगों को ऐसे हमारे जो भाई जो के सोशल मीडिया पे सहाफ़ी उसमें अपने आप को रंग में पेश कर रहे हैं, तो उनको थोड़ा-सा ये हमें गाइड करने की ज़रूरत है। उनको बताएँ कि थोड़ा-सा आप एहतियात से काम लें। कोई ऐसी बात, कोई ऐसी चीज़ वायरल न करें जिससे खुदा न खास्ता हमारी मुल्क को या हमारे मुल्क की कौमी मफादात को कोई नुकसान पहुँचे। थैंक यू सो मच अदर शाह साहब, आपने हमें कीमती वक्त समय दिया। अभी इंशाल्लाह नेक्स्ट एक अच्छे पॉडकास्ट के साथ खिदमत में हाज़िर होंगे। अदर शाह साहब के साथ मुलाकात हो जाती है ना। आवाज़ सही आ ठीक। जल्द आ गया है? उधर क्लिक कर दो। नेक्स्ट लेकिन मैं दूंगा हाँ। नहीं।